हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आरबीएससी बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं और कल है 17 फेब, ठीक है। और 17 फेब को होने वाला है सामाजिक विज्ञान का एग्जाम। अगर आप भी उन बच्चों में से हैं जिन्हें एग्जाम के सिर्फ एक दिन पहले पढ़ने की आदत है और आप सोच रहे हैं कि कोई जादू की छड़ी मिल जाए बस और हम उसको पढ़ के बस पास हो जाएं, तो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 4 वीडियोज़। अभी शाम तक मैं इस चैनल पर 4 वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी, ठीक है। आप एग्जाम से पहले वो 4 वीडियो बस एक बार देख लो, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, रिक्त स्थान, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक सभी लेकर आई हूँ और इस तरीके से मतलब पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेन करूँगी कि आप अगर सुन लेंगे ना एक बार कहानी की तरह, तो आप कम से कम कुछ लिख आएंगे पेपर में, आप कम से कम फेल नहीं होंगे, ठीक है। समझ गए ना। तो ये है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे अगर आपने ये देख लिया। तो हम स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, हम सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री का बता देती हूँ। देखिए पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। ये जो टोटल नंबर का है, 4 नंबर का पेपर है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक अंक का तो आपका एमसीक्यू आएगा, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान का आएगा और एक लघुत्रात्मक। अब इस चैप्टर में से जितने भी एमसीक्यू हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपके सामने ले आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क। ये आपको याद रखना है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार अच्छे से रट लो। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? तो जर्मेनिया जर्मनी का रूपक बन गई थी। उगते सूर्य की किरण किसका प्रतीक होती है? तो देखिए उगते सूर्य की किरण एक नए युग का प्रतीक होती है। जूसेप्पे मैसनी कौन था? सबको पता है, इटली का क्रांतिकारी था। जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया था? 1871 में जर्मनी को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। तो केवल 5 एमसीक्यू है, इसी में आपका काम हो जाएगा। आप देख लेना, आपको यकीन नहीं हो तो आप एक बार ये वीडियो देखिए, फिर जब आप कल जाएंगे एग्जाम में तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर है वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने की थी। वो चांसलर कौन था? ड्यूक मैटरनिक, ठीक है। मैटरनिक आप याद रखना, वियना मैटरनिक, ठीक है। फ्रांस में किसको राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया था? मारियाना को, ठीक है, याद रखना, मारियाना को। इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था कार्बोनरी, ठीक है। क्या था? कार्बोनरी। तो केवल 3 एमसीक्यू हैं जो आपको याद रखने हैं। ड्यूक मैटरनिक था, मारियाना और कार्बोनरी, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, जोल वेराइन जो था उस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। जोल वेराइन क्या था? तो देखिए 1834 ईस्वी में प्रेषा की पहल पर जोल वेराइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना हुई थी। अब जो आपको याद रखना है ना, जो बिल्कुल भी नहीं भूलना, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। शुल्क संघ है ये, ठीक है। तो आप लिखना भाई जोल वेराइन क्या था? एक शुल्क संघ था। अब आप इस उत्तर को लिख लो, लेकिन अगर आप एग्जाम में जाके भूल जाओ तो आप अपने मन से बना के भी तो लिख सकते हो ना, अगर आपको ये की पॉइंट याद रहेगा कि जोल वेराइन क्या था? एक शुल्क संघ था। अब शुल्क संघ है तो शुल्क से रिलेटेड ही कोई काम करेगा। अब इस शुल्क संघ में क्या हुआ था? अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस संघ ने क्या किया था? शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था और मुद्राओं की संख्या को 2 कर दिया था, जबकि पहले मुद्राएं 30 थी, है ना। अब अगर आपको पूरा उत्तर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है कि बिल्कुल ही दिमाग से स्किप हो गया तो यार ये 3 लाइनें तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी। एक तो शुल्क संघ था, इसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था, मुद्राओं की संख्या को इसने 2 कर दिया था। अब सोचिए जब मुद्राओं की संख्या इतनी कम हो गई तो पहले कितनी थी? पहले 30 थी भाई। तो इससे क्या हुआ था? आर्थिक दृष्टि से समस्त जर्मनी जो था वो एक हो गया। पूरी जर्मनी में केवल मुद्रा 2 प्रकार की मुद्राएं चलने लगी, तो आर्थिक दृष्टि से जो जर्मनी था वो क्या हो गया? एक हो गया। तो ये आपको भूलना नहीं है, आप एक बार पढ़ लोगे ना इसको, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रिम बंधु कौन थे? देखिए ग्रिम बंधु कौन थे? उन्होंने जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्रिम बंधु में कौन कौन थे। जेकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम, इन दोनों का नाम याद रखना, जेकब और विल्हेम, ठीक है। ये दोनों कौन थे? ग्रिम बंधु थे। और ये जर्मनी के ये क्या थे? निवासी थे, ठीक है। ये जर्मनी के निवासी थे। अब इन्होंने बोला है कि उन्होंने जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया। तो उन्होंने पता है क्या किया था? अनेक पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की थी, ठीक है। उनका विचार था कि लोक कथाएं बच्चों और बड़ों में समान रूप से प्रिय होती है। ये तो हमें भी पता है कि भाई जो प्रचलित कहानी होती है वो बच्चे भी सुनते हैं, शौक से बड़े भी सुनते हैं। तो इसमें कुछ रटने वाली कोई चीज़ तो है नहीं। अब याद करने वाली चीज़ ये है कि उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की थी। अब आपको पता होना चाहिए लोक कथाएं क्यों इकट्ठी की थी, क्योंकि लोक कथाओं को बड़े लोग और बच्चे लोग सभी में, है ना, समान रूप से ये लोकप्रिय होती है, सभी इनको ध्यान से सुनते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था? जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में योगदान दिया था। लिख दोगे ये, कोई टेंशन नहीं है। आगे चले। वियना मतलब रटना नहीं है कुछ भी, आप एक बार कहानी की तरह इस क्लास को देख लो, सुन लो, एग्जाम में आप कर दोगे। फिर है तीसरा क्वेश्चन, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ठीक है, 1815 ईस्वी की वियना संधि हुई है, तो इसका देखिए जो उद्देश्य थे, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए परिवर्तनों को समाप्त करना। देखिए 2 फैक्ट तो इसमें नेपोलियन से संबंधित है। एक तो ये कि नेपोलियन के दौरान जो युद्ध हुआ था, अब युद्ध में कुछ परिवर्तन तो आए थे ना, उन परिवर्तनों को क्या करना? समाप्त करना, ठीक है। दूसरा क्या है? नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। अब नेपोलियन के टाइम पे क्या हुआ था? जो युद्ध हुए थे उस युद्ध से जो परिवर्तन आए थे उनको समाप्त करना, और नेपोलियन द्वारा जो बर्खास्त कर दिए थे उन राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। तो इसमें जो 2 फैक्ट हैं वो तो नेपोलियन से संबंधित हो गए। फिर एक है भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना, कि भाई फ्रांस की जो सीमा है उनका विस्तार क्या हो? कम होना चाहिए। एक है यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। तो ये 4 पॉइंट में से आपको कम से कम 2-3 पॉइंट तो याद रखने ही हैं। अगर आप एक तो इस भूल भी जाओ तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट याद रखना। रूढ़िवाद क्या है? देखिए रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन होता है जो
परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है। तो आपको कम से कम ये याद रखना है कि रूढ़िवादी जो होता है एक राजनीतिक दर्शन होता है, ये नहीं भूलना है। पहले तो ये बता दो कि ये एक राजनीतिक दर्शन होता है और ये किस पर आधारित होता है, ये परंपराओं पर आधारित होता है, ठीक है, रिवाजों पर आधारित होता है और तेज बदलावों की बजाय ये क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो ये क्या है कि भाई धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। रूढ़िवादी जो लोग होते हैं वो एकदम से नहीं बदलना चाहते किसी भी चीज़ को कि एकदम से कोई चेंजेस आ गए, नहीं, वो धीरे धीरे ना उस चीज़ को बदलते हैं, विकास को ये धीरे धीरे में ही प्राथमिकता देते हैं। तो ये रूढ़िवादी होता है, ठीक है। आगे चले हैं, इटली के एकीकरण का हमें संक्षिप्त वर्णन करना है। देखिए इटली का एकीकरण का संबंध जूसेपे मैसनी से था, ये एमसीक्यू भी था। तो मैसनी ने क्या किया था एकीकरण के लिए, यंग इटली और यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की थी। तो इटली के एकीकरण से लेकर कोई क्वेश्चन आए तो हम लिखेंगे कि भाई मैसनी ने क्या किया था। मैसनी ने, अगर आपको सन याद नहीं भी रहे तो आप ये याद रखना, मैसनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की थी और इनके माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और त्याग और बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की थी। अब देखिए कोई भी जो व्यक्ति है वो संस्था को क्यों स्थापित करेगा, ताकि वे देश के जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीयता उत्पन्न कर सके, देशभक्ति की भावना उत्पन्न कर सकते, त्याग की, बलिदान की भावना उत्पन्न कर सकें। तो ये सब तो हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि मैसनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की और फिर इसके माध्यम से उसने राष्ट्रीयता की भावना को विकास दिया, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे। दूसरा है कावूर ने, तो एक तो मैसनी हो गया, एक हो गया कावूर। कावूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया, ठीक है। कावूर ने क्या किया, अब एकीकरण पे क्वेश्चन आया है तो आप यही लिखोगे ना कि एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1859 में सार्डिनिया पीडमांट ने फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित किया। इसके फलस्वरूप लोम्बार्डी को सार्डिनिया पीडमांट में मिला लिया गया था। तो आपको जितना याद रह जाए इसमें से कम आप यहाँ तक तो इसको लिखना ही लिखना, ठीक है, यहाँ तक आपको इसमें लिखना है। ये उत्तर आपको यहाँ तक याद रखना है। मैं सिर्फ पास होने का जुगाड़ बता रही हूँ कि जो बच्चे फेल होने की कगार पे है ना सामाजिक विज्ञान में, मैं इस वीडियो में केवल उन्हें पास होने का जुगाड़ बता रही हूँ, ठीक है। फिर दूसरा है आपका भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। अब भारत में जो राष्ट्रवादी, इसमें से आपके क्वेश्चन केवल एक आएगा, वो भी निबंधात्मक आएगा और सीधे सीधे 4 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन हमें करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, या फिर नमक आंदोलन। अब नमक आंदोलन पे क्वेश्चन आ जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पे आ जाए या दांडी यात्रा पर क्वेश्चन आ जाए, आपको यही आंसर लिखना है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले आएगा दांडी यात्रा, तो आपको क्या याद रखना है, दांडी यात्रा। अब देखिए दांडी यात्रा कहती है, इसमें रटने का कुछ नहीं है। दांडी यात्रा ये थी कि गांधी जी ने अपने आश्रम से चलना स्टार्ट किया था, दांडी एक स्थान है वहां पर, तो दांडी की ओर उन्होंने चलना स्टार्ट किया था और दांडी में पहुंचकर उन्होंने क्या किया था, नमक बनाया था समुद्र के पानी को उबालकर। बस यही कहानी लिखनी है इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू होता है। तो जो आंदोलन है ना वो गांधी जी ने दांडी यात्रा से शुरू किया था। मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। अब इसमें से आप ये सब भूल सकते हैं कि भाई कब स्टार्ट किया, तो आपको ये याद रखना है कि गांधी जी ने क्या किया था, अपने गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया था। अब अकेले तो नहीं जाएंगे ना, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे। तो गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान की ओर चले गए। ये कहानी है, इसमें रटने की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने कितने किलोमीटर की यात्रा की, 240 किलोमीटर की यात्रा वो पैदल गए और ये 24 दिनों में उन्होंने तय की, ठीक है। 26 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने वहां समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और इस प्रकार उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। तो ये गांधी जी की दांडी यात्रा हो गई, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पे आए तो आपको ये वाली कहानी लिख देनी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। फिर आता है आंदोलन का प्रसार। प्रसार मतलब फैलना, कि आंदोलन किस तरीके से फैला। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति शीघ्र ही समस्त देश में फैल गई। हम कह देंगे कोई भी आंदोलन आप ये लाइन लिख सकते हैं कि शीघ्र ही भाई समस्त देश में फैल गई। अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा। अब लोग क्या कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, नमक कानून। सरकारी नमक कारखानों के सामने वे प्रदर्शन कर रहे हैं, विदेशी वस्त्रों का वे बहिष्कार कर रहे हैं, शराब की दुकानों पर धरना दिया, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांव में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिए, जंगलों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित वनों में लकड़ी काटना शुरू किया और पशुओं को चराना। अब इसमें से आपको जो भी पॉइंट याद रह जाए, देखिए आंदोलन का प्रसार होता है तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे भाई, कानूनों को तोड़ेंगे। तो उन्होंने कानून बनाया, नमक बनाया उन्होंने और कानूनों को तोड़ना शुरू किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर उन्होंने धरना दिया, ठीक है। और जो सरकारी नौकरी में थे उन्होंने क्या किया, इस्तीफा देने लगे, वो त्यागपत्र देने लगे। जंगलों में रहने वाले लोग जो थे वो जंगलों से उन्होंने लकड़ी काटना शुरू किया। तो इस तरीके से आंदोलन का प्रसार ये हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा गांधी इरविन समझौता। तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही आएगा, गांधी इरविन समझौता। अलग से क्वेश्चन आए तब भी आप यही लिखेंगे। देखिए गांधी जी के बीच में और इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था। हम लिख देंगे कि गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अब इस समझौते के अनुसार क्या है, गांधी जी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे। लंदन में एक सम्मेलन होने वाला था
उसमें गांधी जी शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये कि गांधी जी और इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था, ठीक है। इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। याद रखने वाली बात कौन सी कि गांधी जी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज में भाग लेने के लिए सहमत हुए। इसके बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का स्वीकार किया कि हम राजनीतिक बंदी जो है उन्हें स्वीकार कर देंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन हमें करना है। अभी हमने सविनय विद्रोह आंदोलन पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम ये आंसर लिखेंगे। भारत में क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से व्यापक असंतोष फैल गया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। तो हम लिखेंगे वे गांधी जी ने कि देश में काफ़ी व्यापक असंतोष फैल गया था, जिससे गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरीके से भारत छोड़ने पर जोर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बातें इस प्रकार हैं। देखिए, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि जो कांग्रेस कार्य समिति है उसने क्या किया था, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। क्या किया था, प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत को छोड़ने की मांग की गई थी कि भाई जो भारत में सत्ता है वे भारत को छोड़े। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, पहले तो है कांग्रेस कार्य समिति, इसने प्रस्ताव पारित कर दिया। फिर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का क्या कर दिया था, समर्थन कर दिया था, जिससे पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया। तो जिससे क्या हुआ था कि पूरे देश में ये जो है फैल गया था। तो आपको अपन को क्या याद रखना है, एक तो कांग्रेस कार्य समिति, दूसरा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति। कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया था भारत छोड़ने के लिए, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिससे ये जो आंदोलन है व्यापक पैमाने पर पूरे देश में फैल गया था। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में ही, ठीक है। तो ये याद रख लेना। इस आंदोलन ने देश के अधिकांश हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया, ठीक है। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े, लोगों ने हड़तालें की। अब आंदोलन में क्या होता है, मैं रटने वाली थोड़ी बात है कोई, भाई हड़तालें की जाती हैं, राष्ट्रीय गीत उन्होंने गाए, नारों के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, इसमें छात्र भी शामिल हुए, मजदूर भी शामिल हुए, किसान भी शामिल हुए, ठीक है। तो ये लिख दोगे। आगे चलते हैं। अनेक नेताओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई। अब इस आंदोलन में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में इसमें नेताओं ने भी भाग लिया था। अगर आपको एक तो नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है कि आप लिख दें नाम, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया। अनेक महिलाएं भी थी, बंगाल से मतंगनी हाजरा थी, असम से कनकलता बरुआ थी और उड़ीसा से रमा देवी भी थी, ठीक है। आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल का प्रयोग। अब देखिए, जब कभी आंदोलन होगा कहीं पर भी तो सरकार होगी, ये जो लोग सत्ता में होंगे तो वो आंदोलन को दबाने का प्रयास करेंगे। तो अंग्रेजों ने उस आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग किया। इसके बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक का समय लग गया, ठीक है। तो ये हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होने के पीछे कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। अब ये क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को लेकर के। तो असहयोग आंदोलन को लेकर कोई भी क्वेश्चन आए हमें ये लिखना है। सबसे पहली बात, अब इन्होंने पूछा है कि भाई परिस्थितियां क्या थी, है ना, या फिर असहयोग आंदोलन के कारणों पर क्वेश्चन आया ना, तो कारण हम लिखेंगे। करों में वृद्धि, सबसे पहले तो ये कि असहयोग आंदोलन से क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रक्षा व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने, हम क्या लिखेंगे, करों में वृद्धि कर दी थी, सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, आयकर लागू कर दिया था। इससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। दूसरा, मूल्यों में भी वृद्धि होने लगी थी। युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे जनसाधारण का जीवन निर्वाह कठिन हो गया था। गांवों में सैनिकों की जबरन भर्ती की गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन सैनिक भर्ती की गई, जिससे लोगों में क्या हुआ था, असंतोष फैल गया था। गांधी जी को निराशा, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करी थी गांधी जी ने, ठीक है। जितने भी लोग थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता इस शर्त पे करी थी कि ब्रिटिश सरकार कोई कदम उठाए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो गांधी जी निराश हो गए थे। फिर एक रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इस अन्यायपूर्ण कानून से भारतीयों में तीव्र आक्रोश फैल गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अमृतसर की इस घटना ने असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। तो ये सब जो है वो रीज़न है कि भाई करों में वृद्धि। तो आपको ये जो मेन पॉइंट है ना ये याद रखना है। फिर इसके अंदर मन से लिख देना कि भाई सरकार ने करों में वृद्धि कर दी, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया, आयकर लागू कर दिया, ठीक है। इससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। फिर है मूल्यों में वृद्धि, जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो जीवन निर्वाह कठिन हो जाएगा। गांवों में सैनिकों की जबरदस्ती भर्ती की गई। गांधी जी को निराशा मिली थी, रॉलेट एक्ट आ गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था। इसकी वजह से फिर ये सब क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन के कारण बन गए। फिर एक है सरकार की दमनकारी नीति। सरकार ने क्या किया था, आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया था। जलियांवाला बाग के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और पंजाब में काफ़ी सारे अत्याचार किए। फिर एक आ जाएगा खिलाफत आंदोलन।
गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया, जिससे असहयोग आंदोलन को बल मिला था। तो ये 8 पॉइंट है टोटल, इनमें से कम आप 4-5 पॉइंट याद कर लेना, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अध्याय नंबर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब देखिए आपके इसमें से ये भी 4 नंबर का चैप्टर है पूरा, इसमें से 2 MCQ आएंगे आपके और 1 लघुतरात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, तो ये टोटल 4 नंबर का हो गया। अब देखिए 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर रेखाएं खींचकर आपस में बांट लिया था? अफ्रीका को। कौन से महाद्वीप को बांट लिया था? अफ्रीका को बांट लिया था। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था? अमेरिका पर पड़ा था, ठीक है, किस पर पड़ा था? अमेरिका पर। भारत से विदेशों में जाने वाले अनुबंधित मजदूर क्या कहलाते थे? गिरमिटिया कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गिरमिटिया। G77 में कौन से देश संगठित हैं? ये एक समूह है देशों का, इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। अब कौन से देश शामिल है? विकासशील, जो अभी विकास कर ही रहे हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना हुई थी? देखिए ब्रेटन वुड्स एक सम्मेलन हुआ था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 19वीं सदी में विश्व व्यापार में चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व व्यापार का केंद्र कौन बन गया था? तो देखिए विश्व व्यापार का जो केंद्र बना कि सारा व्यापार ही वहीं से हो रहा है, यूरोप बन गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया था? तो 1947 में, ठीक है, 1947 में वर्ल्ड बैंक ने और IMF दोनों ने काम करना शुरू कर दिया था। निम्न में से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली ध्रुवीय शक्ति नहीं थी? कौन सी ऐसी शक्ति थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुई थी? तो वह थी रूस, ठीक है। निम्न में से प्रथम विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल कौन नहीं था? ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल नहीं था फ्रांस जो था वो ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल नहीं था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? देखिए विश्व में एक आर्थिक मंदी शुरू हो गई थी 1929 में, ठीक है। तो ये 10 जो थे वो टोटल MCQ थे। अब हम आ जाते हैं लघुतरात्मक प्रश्न पे, ठीक है। तो सबसे पहला है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग था एक, उससे वस्तुओं का व्यापार होता था, लेकिन कौन कौन सी वस्तुएं थी? रेशम मार्ग से अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। इस मार्ग से चीनी रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, भारत का दक्षिण व पूर्वी एशिया से कपड़े और मसाले जो थे विश्व के अन्य भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं यूरोप से एशिया आती थी, ठीक है। इस मार्ग से व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। तो ठीक है, जाहिर सी बात है कि व्यापार जब होगा तो व्यापार तो होगा ही होगा, वस्तुएं तो इधर से उधर आएंगी ही जाएंगी, लेकिन जो संस्कृति है ना उसका भी आदान प्रदान होता है। तो रेशम मार्ग से हमको याद रखना है क्या क्या जाता था। तो याद रखना भाई, चीनी रेशम होती थी, चीनी मिट्टी के जो बर्तन थे वे सब आते थे। और भारत से क्या जाता था? भारत की अगर हम बात करें तो भारत से कपड़े जाते थे और मसाले जो थे वे जाते थे। वापसी में फिर वहाँ से सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं जो थी वो यूरोप से एशिया आती थी, ठीक है। तो ये याद रखना है। दूसरा है, कॉर्न लॉ क्या था और उसे क्यों समाप्त किया था? समाप्ति के क्या परिणाम हुए थे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉर्न लॉ क्या था। कॉर्न लॉ 18वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया वह कानून था जिसमें अनाज के आयात पर भी भारी शुल्क लगाया गया था। तो देखिए कॉर्न लॉ सबसे पहले आप लिखते हैं ना कि भाई ब्रिटिश सरकार ने यह एक कानून बनाया था। इस कानून में क्या था? अनाज के आयात पर भी भारी शुल्क लगाया था, ठीक है। अगर हम अनाज खरीदेंगे तो उस पर उन्होंने क्या कर दिया था? शुल्क लगा दिया था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी वर्ग के दबाव में सरकार ने इस कानून को समाप्त कर दिया था। अब देखिए, आप खाद्य पदार्थ पर, खाने की चीज़ पर भी इतना ऊंचा कर लगाएंगे तो सब परेशान हो जाएंगे ना। तो उद्योगपति परेशान हो गए थे, शहरी वर्ग परेशान हो गया था, इसकी वजह से सरकार ने यह जो था कानून समाप्त कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? देखिए खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आ गई। जाहिर सी बात है, जब अगर वो लॉ समाप्त हो जाएगा तो कीमतों में कमी आ जाएगी, ठीक है। और ब्रिटेन की खाद्य समस्या जो थी वह क्या हो गई थी? दूर हो गई थी। बस हो गया, ये यही पूछा था इसमें क्वेश्चन में कि भाई परिणाम क्या हुए और समाप्त क्यों हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। 1890 के दशक में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट रोग के प्रभाव हमें बताने हैं। तो आप याद रखना रिंडरपेस्ट रोग क्या था। तो देखिए 1890 के दशक में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट रोग फैल गया था जिससे मवेशियों को भारी नुकसान पहुंचा। अब आपको ये याद रखना है कि अफ्रीका में ये फैला था और इससे क्या हुआ था? मवेशियों को भारी नुकसान पहुंचा था, ठीक है। तो ये याद रखना। लगभग 90% जो थे पशु के हो गए थे, नष्ट हो गए थे। लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। अब आप ये सोचिए, जो लोग पशु पालते थे, जिनकी आजीविका ही पशुओं से चलती थी, अगर पशु नष्ट हो गए तो उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा ना, गंभीर प्रभाव पड़ा। ये पॉइंट लिख देना। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अफ्रीका में धीरे धीरे यूरोपीय उपनिवेशवाद का शिकार हो गया। तो इसकी वजह से यूरोप का उपनिवेश बन गया अफ्रीका भी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमें बताना है। आंसर, यह युद्ध जो था वह मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि युद्ध अगर हो रहा है तो किस किस के बीच लड़ा जा रहा है। तो मित्र राष्ट्र के बीच में और केंद्रीय शक्तियों के बीच में ये लड़ा गया था। मित्र राष्ट्र के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। याद रखोगे, ब्रिटेन, ठीक है,
फ्रांस और रूस। VFR केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। ठीक है, ये चारों जो थी वो क्या थी? केंद्रीय शक्तियाँ थी। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। यह युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 4 वर्षों से भी अधिक ये चला था। ठीक है, तो ये बहुत मेन पॉइंट है, आपको रटने पड़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रथम विश्व युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। अब आप इसको क्या है, थोड़ा लाइन भरने के लिए एक्सप्लेन कर दो। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की शामिल थे। ये युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 4 वर्षों से अधिक चला था। ठीक है, फिर है 5वां क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर प्रभाव। ठीक है, विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी शुरू हुई थी उसका प्रभाव क्या पड़ा था? 1925 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात में भारी गिरावट आ गई थी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई भारत के आयात निर्यात में भारी गिरावट आ गई थी, ये याद रखना है। गेहूं की कीमत लगभग 50% क्या था? गिर गई थी। कच्चे कपास की कीमतों में गिरावट से किसान कर्ज में डूब गए थे। ठीक है, जो किसान थे वो कर्ज में डूब गए थे। तो ये हमें याद रखने हैं तीनों पॉइंट। आयात शुल्क क्या है? ठीक है, आयात शुल्क क्या है? किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर। आप ये याद रखो कि आयात का मतलब क्या होता है? खरीदना। ठीक है, अब हम क्या खरीदेंगे भाई? जो सामान दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है वही तो हम खरीदेंगे ना। तो आयात कर उन्हीं पर लगेगा जो दूसरे देश से वस्तुएं हमारी आती हैं, उन पर जो कर लगता है वह आयात शुल्क कहलाता है। ये सीमा, बंदरगाह, हवाई अड्डे पर लिया जाता है। सिल्क रूट क्या है? वही रेशम मार्ग। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था रेशम मार्ग, इसका क्या महत्व है? देखिए, सिल्क रूट जो है वो एशिया को यूरोप से और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाली प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक ये एक मार्ग था, रेशम मार्ग। ठीक है, जिसने एशिया को यूरोप से जोड़ा और उत्तरी अफ्रीका से भी इन्होंने जोड़ दिया था। इसके द्वारा चीनी रेशम का व्यापार होता था। तो हमने ऊपर पढ़ा था चीनी रेशम का व्यापार होता था। ये आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी महत्वपूर्ण माध्यम था। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्याय नंबर 4, औद्योगिकीकरण का युग। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले MCQ आएगा एक, ओके, और एक दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो ये भी टोटल 4 नंबर का आपका पार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम MCQ देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी 1865 में। ठीक है, कब हुई थी? 1865। ये 1865 नहीं, 1855 आएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी मुंबई में। बंगाल में पहली जूट मिल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे 1855 आएगा, याद रखना 1855 में। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 जादूगर चित्र में अलादीन किसका प्रतीक है? तो अलादीन जो है वो पूर्व और अतीत का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पूर्व और अतीत का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यापारी कौन थे? तो ये थे सेठ हुकुम चंद। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले थे? तो इंग्लैंड की अगर हम बात करें कि किस दशक में सबसे पहले कारखाने खुले, तो इसका आंसर हो जाएगा 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले। 1840 के दशक तक ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग कौन से थे? सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग, ये जो थे ब्रिटेन के फूलते फलते उद्योग थे। 19वीं सदी में जिस देश में कामगारों की कमी थी वह देश कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका में जो थी भाई कामगारों की बहुत ज़्यादा कमी थी। फिर आगे चलते हैं, 1811-12 में भारत के कुल निर्यात में सूती माल का जो हिस्सा था वो 33% था। ठीक है, जो 1850-51 में घटकर कितना रह गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए कितना घट के रह गया था, 3% रह गया था मात्र। कितना रह गया था? 3%। JN टाटा ने जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित कब किया था? 1912 में। कब किया था? 1912 में। ठीक है, तो ये हो गए MCQ। अब आ जाते हैं लघुत्तरात्मक या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरी का जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई? देखिए, बाजार में जब श्रम की बहुतायत बढ़ी ना, तो मजदूरों की जो जिंदगी थी वो किस तरह प्रभावित हुई थी? बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों का जीवन जो था बहुत प्रभावित हुआ। ये अपने मन से लिख देना लाइन। काम पाने के लिए गाँवों से बड़ी संख्या में मजदूर जो थे वो शहरों में आने लगे। ठीक है, रोजगार चाहने वाले बहुत से लोगों को कई सप्ताहों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। देखिए, गाँव से भर भर के शहरों में आ रहे हैं रोजगार को ढूंढने, तो ऐसे तो नहीं है कि जाते ही मिल जाएगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे निजी और विधि विभाग द्वारा संचालित सराओं में रहते थे। तो वे कहाँ रहते थे? पुलों के नीचे जो
सराय बने हुए होते थे, उनके नीचे वे रहते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में जोबर की भूमिका का वर्णन हमें करना है। जोबर की भूमिका, जोबर कौन होते थे, उनके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। जोबर से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आपको ये याद रखना है। जोबर उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक व्यक्ति रखते थे। देखिए जोबर कौन थे, उद्योगपति जो होते थे वे नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक व्यक्ति को रखते थे जो जोबर कहलाता था। अब जैसे कुछ उद्योगपति हैं, ठीक है, इन उद्योगपतियों ने क्या किया, जैसे कि ये एक उद्योगपति है, ठीक है, ए, एक उद्योगपति है बी। अब उद्योगपति हैं, उनके पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि जाके अपनी उद्योगों के लिए मजदूरों को पकड़ पकड़ के लाएं। ये क्या करते थे, एक व्यक्ति को नियुक्त करते थे। जैसे इस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि भाई तुम मजदूरों को ढूंढ के लाओ, मेरी उद्योग में लगाओ काम पे, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये जोबर कहलाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो उद्योगपति होते थे वे नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक व्यक्ति को रखते थे। ये जो जिम्मेदारी थी एक व्यक्ति को देते थे, जो क्या कहलाता था, जोबर कहलाता था। जोबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी ही होता था। हर किसी को तो उठा के नहीं रख देंगे, ठीक है, कोई विश्वसनीय व्यक्ति होगा उसी को रखेंगे। अब जोबर क्या काम करता था, वह अपने गांव से लोगों को लेकर आता था, उन्हें काम का भरोसा देता था कि भाई तुम्हें काम मिल जाएगा, चलो तुम्हें लेके चलता हूँ और तुम्हें काम दिलाता हूँ। उन्हें शहर में जमाने के लिए फिर वह मदद करता था कि आप यहाँ शहर में रह के जम जाओ, बढ़िया काम धंधा करो। मुसीबत से पैसे में भी मदद करता था। बाद में जोबर मदद के बदले पैसे वे तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। अब एक होता है ना कि स्टार्टिंग में तो सब चलता है, फिर धीरे धीरे क्या है वही बाप बनने लगते हैं। तो जोबर जो थे वो बाद में क्या करने लगे, भाई पैसे और तोहफों की मांग करने लगे, हमें पैसे दो, हमें तोहफे दो बदले में, और मजदूरों की जिंदगी जो थी वह नियंत्रित भी करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि औद्योगिकीकरण क्या है, ठीक है। आदि औद्योगिकीकरण, आदि का मतलब होता है शुरुआत, औद्योगिकीकरण मतलब उद्योगों की जो शुरुआत हुई थी ना, वे क्या है, भारतीय बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आदि औद्योगिकीकरण का अर्थ इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले के औद्योगिक उत्पादन को आदि औद्योगिकीकरण कहा जाता था। क्या था कि भी इंग्लैंड और यूरोप जो थे ना, उसमें फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले का जो औद्योगिक उत्पादन था, कि फैक्ट्रियों की स्थापना बाद में हुई है लेकिन फैक्ट्रियों से पहले वहाँ पर किस तरीके से उत्पादन होता था, उसी को हम आदि औद्योगिकीकरण कहते थे। आदि औद्योगिकीकरण काल में औद्योगिक बाजार के लिए उत्पादन कारखानों की बजाय घरों पर हाथों से निर्मित किए जाते थे। और इस काल में क्या होता था कि जो भी वस्तुएं होती थी वे कारखानों की बजाय कहाँ पर, घरों पर हाथों से निर्मित की जाती थी। ओके, भारतीय बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हमें बताना है। कंपनी ने क्या कर लिया था भाई, बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, ठीक है, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए थे जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता था। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, अति लघुत्रात्मक में भी आ सकता है कि भाई गुमाश्ता कौन होते थे। तो गुमाश्ता वे होते थे वेतनभोगी जो कर्मचारी होते थे जिन्होंने कंपनी ने जिनको तैनात किया था, ठीक है, कि आप मजदूरों पर निगरानी रखो, माल इकट्ठा, कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी जो होते थे वे गुमाश्ता कहलाते थे। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। अब कंपनी ने क्या किया, माल बेचने वाले जो बुनकर होते थे ना, उनको अन्य खरीदारों के साथ आप कारोबार नहीं करेंगे, ये हम पाबंदी लगा रहे हैं। तो कंपनी ने पाबंदी लगा दी थी। जिन बुनकरों द्वारा कंपनी से कर्ज लिया जाता था, अब कुछ बुनकर ऐसे थे जो कंपनी से क्या ले लेते थे, कर्ज ले लेते थे, उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाश्ता को ही देना पड़ता था। अब एक होता है ना कि भाई मैंने कंपनी से कर्ज ले रखा है, अब मैं अपना कपड़ा बाहर ले जाके नहीं बेच सकता क्योंकि कंपनी ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है कि अगर तुम हमसे कर्ज ले रहे हो तो तुम अपना कपड़ा हमें ही दोगे, ठीक है। वे उसे किसी और व्यापारी को नहीं बेचने देते थे। तो इस तरीके से उन्होंने नियंत्रण कर लिया था। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, ब्रिटिश औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो बुनकरों को लेकर के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये लिखेंगे, या फिर 19वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हम देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहले बुनकरों का निर्यात बाजार नष्ट हो रहा था। निर्यात बाजार मतलब कि जहाँ पर बुनकर कपड़ा बेचने जा रहे थे, ठीक है, निर्यात मतलब होता है बेचना, ठीक है। अब उनका भाई निर्यात बाजार जो था वो क्या हो रहा था, ठप हो रहा था, वो बेच ही नहीं पा रहे थे कपड़ा क्योंकि कंपनी ने नियंत्रण कर लिया था। और स्थानीय बाजार क्या हो रहा था, सिकुड़ रहा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। अब स्थानीय बाजारों में क्या हो रहा था कि भाई जो मैनचेस्टर था ना, वहाँ से कपड़ा आ रहा था और उनका कपड़ा बिक रहा था, जबकि यहाँ के जो बुनकर थे, स्थानीय थे, उनका कपड़ा कोई खरीद ही नहीं रहा था और वो बेच भी नहीं पा रहे थे। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित सूती कपड़े इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब देखिए मैनचेस्टर में जो कपड़ा बन रहा था
ठीक है, वो तो क्या था कि भाई मशीनों से बन रहा था। अब मशीनों से बन रहा था तो उसमें लागत भी कम थी, मेहनत भी कम थी, तो वो क्या कर रहे थे, भारत में आके उसे सस्ता बेच रहे थे। जबकि यहाँ के जो बुनकर थे उनके पास ऐसी मशीनें भी नहीं थी ज़्यादा, ठीक है, कोई फैक्ट्री नहीं थी, वो क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस कपड़े को बना रहे थे, तो वो उनसे मुकाबला कैसे करते। तो 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर प्रदेशों में गरीबी और बेरोजगारी फिर बहुत ज़्यादा फैल गई थी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि भाई बुनकर जो कपड़ा बना रहे थे, सबसे पहले तो ये कि वो निर्यात नहीं कर पा रहे थे, वो बेच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कंपनी का नियंत्रण था। दूसरी बात, मैनचेस्टर से कपड़ा जो आ रहा था वो इतना सस्ता था क्योंकि वो फैक्ट्रियों से बन रहा था, मशीनों से बन रहा था, तो वे कपड़ा बहुत सस्ता था। जबकि बुनकरों जो थे वो बहुत मेहनत करके वो कपड़ा बना रहे थे, तो वो मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसलिए बुनकरों की भाई ऐसी तैसी हो गई और उनमें गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1807 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ होने पर भारतीय बुनकरों के लिए कच्चा माल मिलना अत्यंत कठिन हो गया। अब दूसरी चीज़ है कि भाई कच्चा माल का मिलना जो था वो बहुत मुश्किल हो गया भारतीयों के लिए। उन्होंने मनमानी कीमत पर कच्चा माल कपास खरीदनी पड़ती थी। अब उनको ये था कि भाई मनमानी कीमत पर वो क्या कर रहे हैं, कच्चा माल खरीद रहे हैं, कपास खरीद रहे हैं। इस स्थिति में बुनकरों के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि वो बेच नहीं पा रहे थे अपना कपड़ा क्योंकि मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा बहुत सस्ता था। दूसरा पॉइंट कि उनके लिए जो था कच्चा माल खरीदना वो क्या था, बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, मनमानी कीमत पर उन्हें खरीदना पड़ रहा था, जिससे उनका जीवन निर्वाह कठिन हो गया था। 19वीं सदी के अंत में भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा, तो बुनकर मशीन से बनी वस्तुओं के साथ साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। देखिए, अब भारतीय कारखाने जो थे वहाँ पे भी क्या है कि मशीनें आ गई। अब मशीनें आ गई तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई बुनकर जो थे वो बेचारे मशीनों से कहाँ प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो इस वजह से भी फिर उनका धीरे धीरे क्या हो गया था, उनका जीवन निर्वाह क्या हो रहा था, कठिन हो रहा था। तो ये जो था ना, ये आपका हिस्ट्री का था जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, सच्ची बता रही हूँ, आपके क्वेश्चन कहीं नहीं गए। अगर आपने ये देख लिया ना अच्छे से, आप खुद आके एग्जाम देख करके फिर कमेंट करना कि हाँ इसमें से आया है पेपर। ठीक है, तो ये उनके लिए भाई जिनको एक दिन पहले पढ़ने की आदत है, जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि अब तो कोई जादू की छड़ी मिल जाए बस, तो ये वही जादू की छड़ी है। आगे बात समझ में, खुद पढ़ें। अपने जो दोस्त हैं जो टेंशन में हैं आपके कि यार सामाजिक विज्ञान में फेल नहीं हो जाए, फेल नहीं हो जाए, फेल नहीं हो जाए, उनको ये दिखाएं। ये हिस्ट्री की वीडियो जो थी कंप्लीट थी। अब हम क्या है, आगे ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी की भी ऐसे ही कंप्लीट करने वाले। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।